नमस्कार नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एडिटोरियल करंट अफेयर का पार्ट 3 को पूरा करेंगे, जो अध्याय 6 से शुरू है। चलिए हम शुरू करते हैं। हाल के बरसों में शुरू किए गए नए दिवस। इधर दिवस है, तिथि है और मुख्य बिंदु। नो नॉन वेज डे, ये हमारी तिथि 25 नवंबर को। एक मुख्य बिंदु क्या है, उत्तर प्रदेश सरकार ने साधु टी.एल. वासवानी की जयंती के अवसर पर 25 नवंबर को मांस रहित दिवस मनाने की घोषणा की है। उधर देखभाल और सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये 29 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र का पहला देखभाल और सहायता के लिए आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय 29 अक्टूबर को निर्धारित किया गया है। नीलगिरी तहर दिवस, ये तमिलनाडु सरकार ने 7 अक्टूबर को अपना पहला नीलगिरी तहर दिवस को मनाने की घोषणा की है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, ये 23 अगस्त चंद्रयान के चंद्रमा दक्षिणी ध्रुव की सफल लैंडिंग होने के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 23 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस रूप में मनाने की घोषणा की है। उसके बाद है स्वतंत्र वीर गौरव दिवस। ये 28 मई, भारत सरकार ने प्रत्येक साल वीडी सावरकर की जयंती पर 28 मई भी स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। विश्व सतत परिवहन दिवस, ये 26 नवंबर सतत परिवहन को लेकर लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य के संयुक्त राष्ट्र महासभा 26 नवंबर को विश्व सतत परिवहन दिवस के रूप में घोषित किया है। उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस, ये 3 नवंबर 2022 को पहली बार बायोस्फीयर रिजर्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया, अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। उसके बाद में समानता दिवस, ये 14 अप्रैल को तमिलनाडु सरकार ने अंबेडकर की जयंती के समानता दिवस रूप मनाने की घोषणा की। सामाजिक न्याय दिवस, ये 17 सितंबर को तमिलनाडु सरकार ने ईवी रामास्वामी की जयंती के अवसर पर न्याय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। उसके बाद समर्पण दिवस, ये 11 फरवरी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में। उसके बाद राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस, ये 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थापना समिति ने प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन मनाने की घोषणा की। इस दिवस के आयोजन के उद्देश्य डॉल्फिन की प्रजातियों को संरक्षण में जागरूकता बढ़ाना। उसके बाद हमारा मैत्री दिवस, ये 6 दिसंबर को भारत और बांग्लादेश ने 6 दिसंबर को फ्रेंडशिप डे के रूप में मनाने का फैसला लिया। इस दिन वर्ष 1971 में बांग्लादेश को भारत ने मान्यता दी थी। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी, पिछले वर्ष 2 वर्षों में स्टार्टअप की संख्या लगातार बढ़ोतरी देखते हुए केंद्र सरकार ने 16 जनवरी को इसके लिए दिवस मनाने की घोषणा की। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती 125वीं जयंती के जन्म दिवस को केंद्र सरकार ने पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की फैसला लिया। अब प्रत्येक साल 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाएगी। उसके बाद महामारी की तैयारी अंतर्राष्ट्रीय दिवस, यह 27 नवंबर, संयुक्त राष्ट्र एवं स्वास्थ्य संगठन दोनों ने मिलकर, विश्व स्वास्थ्य संगठन दोनों ने मिलकर ये मतलब UN एंड WHO ने मिलकर 27 दिसंबर को महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया है। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों को श्रद्धांजलि देने हेतु प्रत्येक साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। उसके बाद हमारा जनजातीय गौरव दिवस, ये 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जन्म दिवस को प्रत्येक वर्ष जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला केंद्र सरकार ने लिया है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, ये 14 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त को प्रतिवर्ष विभाजन विभीषिका ये स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है, क्योंकि इसलिए भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। अब हम लोग अध्याय नंबर 6 को पढ़ेंगे, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। चंद्रयान 3 भारत का एक महत्वाकांक्षी चंद्र मिशन है। इसका मुख्य
इसका मुख्य उद्देश्य चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझने और उसके ज्ञान को अभ्यास लाने के लिए चंद्रमा की सतह पर उपलब्ध रासायनिक और प्राकृतिक तत्वों, मिट्टी, चंद्रमा आदि वैज्ञानिकों पर प्रयोग किया गया है। इसे LVM-3M4 द्वारा 14 जुलाई 2023 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में लॉन्च किया गया। चंद्रमा 3 ने चंद्रमा को दक्षिणी ध्रुव के पास स्थित मेजिनस यू क्रेटर के पास 40 दिनों की यात्रा के बाद 23 अगस्त 2023 को भारतीय समय अनुसार 6:04 बजे सॉफ्ट लैंडिंग की। चंद्रमा 3 के सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए एस सोमनाथ, इसरो के अध्यक्ष पी वीरमुथुवेल, चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट मोहन कुमार मिशन डायरेक्टर की भूमिका है। विशेषता क्या है, इसमें 3 मॉड्यूल हैं, जैसे प्रोपल्सन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल और रोवर मॉड्यूल। प्रोपल्सन मॉड्यूल ये लैंडर और रोवर के चंद्र कक्षा में 100 किलोमीटर तक ले जाएगा। साथ ही इसमें एक विशेष यंत्र सेफ स्पेक्ट्रो पोलरिमेट्री ऑफ हैबिटेट्स प्लानिटरी का अर्थ लगा है, जो चंद्रमा की कक्षा के पृथ्वी की ध्रुवीय माप के साथ साथ महत्वपूर्ण अध्ययन करेगा। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान रखा गया। रोवर के 6 पहिए हैं। विक्रम लैंडर पर 4 पेलोड लगे हुए हैं, जिसे राम्बा, चेस्ट और LRA का नाम दिया गया है। उसके बाद प्रागन रोवर जो 2 पेलोड लेजर इंड्यूस ब्रेक डाउन स्पेक्ट्रम लाइव्स अल्फा पार्टिकल एक्स-रे स्पेक्ट्रो APX लगे हैं, जिनका उद्देश्य लैंडिंग स्थल के आसपास मौलिक संरचना प्राप्त करना है। रोवर प्रज्ञान लैंडर विक्रम के साथ कम्युनिकेशन करेगा और डेटा इकट्ठा करेगा। चंद्रयान 3 मिशन के दौरान रोवर के टायरों ने चंद्रमा की सतह पर भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक का स्थान बनाया है। चंद्रयान 3 में चंद्रमा की सतह पर एक चंद्र दिवस 14 पृथ्वी दिवस तक काम किया। अन्य बिंदु क्या हैं? अन्य बिंदु हमारे भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव को पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। अमेरिका, रूस, चीन के बाद भारत का चौथा सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की, चंद्रमा जिस जगह विक्रम लैंडर उतारा गया उसे शिव शक्ति पॉइंट कहा जाएगा। चंद्रमा 3 के पदचिन्ह पड़े थे, उस स्थान को तिरंगा पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि हर साल 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की चंद्रमा सफलपूर्वक लैंडिंग हुई थी। नोट: चंद्रयान मिशन जो फर्स्ट था हमारा 22 अक्टूबर 2008 को रॉकेट PSLV XLC-11 द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। चंद्रयान मिशन 2 जो हमारा था 22 जुलाई 2019 को GSLV-MK3 द्वारा लॉन्च किया गया था। इसके अंतर्गत एक ऑर्बिटर के सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया, किंतु लैंडर विक्रम सुरक्षित लैंडिंग करने में विफल रहा। उसके बाद जो हमारा आदित्य L1 सूर्य के व्यापक अध्ययन करने के लिए समर्पित उपग्रह, जिसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर निगर साजी, मिशन डायरेक्टर बीजू SR हैं। इसे संस्कृत में आदित्य का अर्थ है सूर्य, और यहाँ जो L1 है वो सूर्य पृथ्वी की प्रणाली के लैग्रेंज पॉइंट 1 को संदर्भित करता है। L1 आंतरिक का वह स्थान है जहां सूर्य पृथ्वी के 2 खगोलीय पिंडों के गुरुत्वाकर्षण बल संतुलन में है। इसरो ने 2 सितंबर 2023 को अपने सूर्य मिशन आदित्य L1 को प्रक्षेपित किया। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हरिकोटा से PSLV C57 के माध्यम से आदित्य L1 को सफल प्रक्षेपण किया है। आदित्य L1 को पृथ्वी के लगभग 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर पृथ्वी के सूर्य बीच के L1 लैग्रेंज बिंदु के आसपास एक
प्रभाव मंडल कक्षा में स्थापित किया जाएगा, जहां और सौरमंडल और सौर चुंबकीय सौर वायुमंडल और सौर चुंबकीय तूफान पृथ्वी के चारों ओर पर्यावरण उनके प्रभाव का अध्ययन करेगा। धातव्य हो जो पृथ्वी सूर्य प्रणाली के ऑर्बिटल 5 बिंदुओं L1, L2, L3, L4, L5 के स्थित हैं, जिनका नाम इटली के खगोल शास्त्री जोसेफ लुई लैग्रेंज के नाम से रखा गया है। आदित्य L1 में 7 अलग अलग पेलोड लगे हैं जो सूर्य के विरस्त अध्ययन करेगा, जिसमें 4 पेलोड उपकरण है सूर्य से प्रकाश का निरीक्षण करेंगे। शेष 3 प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्रों को स्थानीय मापदंडों को मापेगा। उसके बाद हमारा अध्याय नंबर 8 है। इसमें वर्ष 2022-23 में इसरो द्वारा किए गए महत्वपूर्ण मिशन, जो हमारा मिशन इधर है उपग्रह, इधर है लॉन्च, इधर है प्रक्षेपण यान, इधर है अन्य तथ्य। गगनयान का पहला प्रक्षेपण 21 अक्टूबर को 2023 में प्रक्षेपण यान TB-T1। इसका उद्देश्य परीक्षण वाहन प्रदर्शन के माध्यम से गगनयान कार्यक्रमों के लिए एक क्रू स्पेस सिस्टम का प्रदर्शन करना था। आदित्य L1 मिशन जो 2 सितंबर 2023 को PSLV-C57 ये भारत का सौर मिशन है। DSSR मिशन 30 जुलाई 2023 को PSLV-C56 सिंगापुर की TSR उपग्रह सहित 7 उपग्रहों को PSLV-C56 के जरिए सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। चंद्रयान-3 14 जुलाई 2023 को LVM-3M4 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग करने वाला विश्व का प्रथम उपग्रह बन गया। NVS-01 जो मई 2023 में GSLV प्रक्षेपण यान जो है हमारा GSLV-F12 NVS-01 की पहली अगली पीढ़ी नाविक जो श्रृंखला का पहला उपग्रह है, जिसका उद्देश्य नौ वाहनों की क्षमताओं को बढ़ाना है। उसके बाद टेलोस 2 जो मिशन है हमारा, वो अप्रैल 2023 में इसका PSLV-C55 इस मिशन के तहत सिंगापुर के 2 उपग्रहों, जिसमें प्राथमिक उपग्रहों के रूप में टेल-US-2 तथा सहयात्री उपग्रह के रूप में लूमेलाइट 4 शामिल है। वो OneWeb India 2 मार्च 2023 में LVM-3 इसका प्रक्षेपण यान है LVM-3 इस मिशन के तहत 36 उपग्रहों उनकी कक्षाओं को स्थापित किया गया है। उसके बाद EO6 नवंबर 2022 PSLV-CF4 और इसमें ओशन सेट 3 8 अन्य नैनो उपग्रहों को लॉन्च किया गया है। उसके बाद हमारे अध्याय 9 में इसरो के आगामी मिशन क्या है। हमारे मिशन और अपेक्षित लॉन्च मतलब आगामी लॉन्च और उसके मुख्य बिंदु क्या है। गगनयान जो हमारा वन है वो 2024 में लॉन्च होगा। ये मानव रहित अंतरिक्ष उड़ान परीक्षण होगा। गगनयान 2 2024 में मानव रहित अंतरिक्ष उड़ान परीक्षण है। निसार जनवरी 2024 में नासा इसरो सिंथेटिक एस्पेयर रडार निसार नासा उसके बीच में एक संयुक्त परियोजना है। गगनयान 3 है 2024 में गगनयान मिशन का पहला चालक दल है। शुक्रयान जो है ये दिसंबर 2024 में इसको भेजा जाएगा। शुक्रयान के अध्ययन के ऑर्बिटल को भेजा जाएगा। उसके बाद हम चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण 2025 ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में क्षेत्र का पता लगाने के लिए जाक्सा और इसरो का एक अवधारणा मिशन है। मंगलयान 2 जो हमारा 2024 में मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए एक ऑर्बिटल लैंडर के रोवर में भेजा जाएगा। उसके बाद हमारा अध्याय नंबर 10 बस 2023 में बने नए ब्रांड एम्बेसडर। पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली है। SBI के ब्रांड एम्बेसडर हमारे हैं MS धोनी। रिलायंस जियो मार्ट के ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी है। मोबिल के ब्रांड एम्बेसडर हैं ऋतिक रोशन। चुनाव आयोग के राष्ट्रीय आइकन है सचिन तेंदुलकर। ICC विश्व कप
कप के ग्लोबल एम्बेसडर हैं सचिन तेंदुलकर। उसके बाद में हमारे भारत के पेट्रोलियम ब्रांड एम्बेसडर हैं राहुल द्रविड़। रेंगुलर 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 के ब्रांड एम्बेसडर हैं हमारे स्मृति मंदाना। हर्बल हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन इंडिया के स्मृति मंदाना। उसके बाद हमारे त्रिपुरा पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली। बंधन बैंक की हमें सौरभ गांगुली हैं। उसके बाद हमारे मंत्रा के ब्रांड एम्बेसडर रणबीर कपूर। प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हमारे अमित कौर। हुंडई मोटर इंडिया के है यस्तिका भाटिया और रेणुका सिंह ठाकुर। पेप्सिको इंडिया के रणवीर सिंह है। यूनिसेफ इंडिया के राजदूत कौन है? आयुष्मान खुराना है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के हैं निखत जरीन। उसके उत्तराखंड के ब्रांड मिस्टर प्रसून जोशी। बायूजू के हैं लियोन मेसी। उसके बाद टीबी उन्मूलन कार्यक्रम का निश्चय मित्रा दीपा मलिक। उसके बाद मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन रोहित शर्मा और ऋतिक सहदेव। ग्राउंड एयर स्पोर्ट्स के महेंद्र सिंह धोनी। फिर हमारा अध्याय नंबर 11 वर्ष 2023 में विभिन्न ऑपरेशन। जो हमारा ऑपरेशन अजय है ये भारत सरकार ने शुरू किया था। इसका उद्देश्य था इजराइल और हमास के संघर्ष के क्षेत्र में भारतीय नागरिकों को सुरक्षित लाने के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन अजय लॉन्च किया गया। ऑपरेशन 2 जो है ऑपरेशन अचक्र 2 जो है सीबीआई द्वारा लॉन्च किया गया था। इसमें साइबर अपराध माफिया को ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन के तहत विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की गई। ऑपरेशन वाटर स्वाड ये राजस्व खुफिया निदेशालय भारत के राजस्व खुफिया निदेशालय DRI तथा अमेरिका ने अवैध खतरनाक दवाओं को अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट रोकने के लिए ऑपरेशन वाटर स्वाड चलाया। ऑपरेशन कन्विक्शन जो है यौन उत्पीड़न, धर्म परिवर्तन, गौ हत्या आदि के कम करना। इसमें शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करना। उसके बाद हमारा ऑपरेशन करुणा भारत सरकार म्यांमार चक्रवात के मोर्चा से प्रभावित लोगों को मदद के लिए भारत ने अपनी ऑपरेशन करुणा शुरू किया है। उसके ऑपरेशन कावेरी भारत सरकार ने सूडान में चल रहे गृह युद्ध के कारण फंसे भारतीयों को नागरिक को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन कावेरी की शुरुआत की गई, जो आने सुमेधा के 3,862 व्यक्तियों को भारत लाया गया। ऑपरेशन मर्यादा ये उत्तराखंड पुलिस द्वारा चलाया गया। इसका उद्देश्य राज्य में तीर्थ स्थलों को पर्यटक स्थलों की स्वच्छता बनाए रखना। उसके बाद ऑपरेशन सद्भावना भारतीय सेना ने सद्भावना चलाया। जम्मू कश्मीर और ग्रामीण क्षेत्रों में LOC के पास क्षेत्रों में लोगों को मदद के लिए। उसके बाद ऑपरेशन दोस्त भारत सरकार ने तुर्की सीरिया में आए भूकंप प्रभावित लोगों को भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन दोस्त चलाया गया मदद के लिए। उसके बाद ऑपरेशन गरुड़ जो CBI NCB अवैध मादक पदार्थों की तस्करी नेटवर्क के खिलाफ वह एक बहुचरणीय ऑपरेशन शुरू किया गया। उसके बाद ऑपरेशन मेघ चक्र जो CBI द्वारा बाल यौन शोषण से जुड़ी सामग्री उसके बाद हमारा मिशन अमानत है। जो मिशन अमानत है ये भारतीय रेलवे ने शुरू किया। रेलवे यात्रियों को खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए ऑपरेशन उपलब्ध ये रेलवे सुरक्षा बल रेलवे टिकट कालाबाजारी रोकने के लिए कालाबाजारी करने वालों की गतिविधियों को अंकुश लगाना, लोगों को रेलवे टिकट उपलब्ध कराना। ऑपरेशन जिगंगा है केंद्र सरकार का है। इसमें रूस यूक्रेन के कारण भारत में यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा शुरू किया गया। अब हम लोग थोड़ा विस्तार में देखते हैं इसको। ऑपरेशन दोस्त क्या है? तुर्की और सीरिया में 6 फरवरी 2023 को 7.8 रिएक्टर तीव्रता वाला विनाशकारी भूकंप आया। भारत ने तुर्की और सीरिया में राहत और बचाव के लिए
राष्ट्रीय आपदा राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ को टीमों को भेजा। भारतीय वायुसेना C-17 ग्लोबल मास्टर विमान को ऑपरेशन में लगाया गया। भारत ने तुर्की और सीरिया के इस खोज और राहत के नया नाम दिया ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन जो गंगा ही 26 फरवरी 2023 को भारत सरकार द्वारा विदेश मंत्रालय के सहयोग से ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को लोगों को बाहर निकालना। उसके बाद भारत ने इस ऑपरेशन के तहत 2300 से अधिक भारतीयों को साथ साथ 18 देशों को 147 विदेशी नागरिकों को यूक्रेन से सफलतापूर्वक सुरक्षित निकाला। रूस के द्वारा घोषित 2 स्वतंत्र देश डोनेत्स्क और लुहांस्क यूक्रेन के उत्तर पूर्व भाग में हैं। अन्य बिंदु क्या है? यूक्रेन की राजधानी कीव है। यूक्रेन की सीमा साझा करने वाले रूस, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, मोल्डोवा, काला सागर में एजोव सागर, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की। उसके बाद जो हमारा अध्याय नंबर 12 है, अध्याय नंबर 12 में कि वर्ष 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले विभिन्न देशों का सर्वोच्च राजकीय सम्मान। विभिन्न देश सम्मान है और उसके बाद में हमारा सम्मान का नाम जो दिया है, तिथि है, ये ग्रीस देश है, इसमें उसने दिया है ग्रेस क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑनर। ये अगस्त 2023 में मिला। फ्रांस के ग्रेस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, ये जुलाई 2023 में मिला। मिस्र ऑर्डर ऑफ द नाइल, ये जून 2023 में मिला। पपुआ न्यू गिनी, ये कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगो 2023 में मिला। उसके बाद फिजी, एक कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, ये फिजी में मिला मई 2023 में। पलाव गणराज्य एकावल अवार्ड वाई द रिपब्लिक ऑफ पलाव, ये मई 2023 में मिला। उसके बाद हमारा नोट, पिछले 9 वर्षों में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व के विभिन्न 15 देशों के सर्वोच्च राजकीय सम्मान दिया जा चुका है। उसके बाद में अध्याय नंबर हमारा 13 है, भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट 2023। उसमें क्या है? भारत में जल स्रोतों की पहली जनगणना, वाटर बॉडीज फर्स्ट सेंसर रिपोर्ट। इसमें क्या है? केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा भारत की पहली बार जल स्रोतों की गणना की गई। इसमें भारत में कुल 24,24,540 जल स्रोत की गणना की गई, जिसमें 97.1% ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 2.9% शहरी क्षेत्रों में इसकी गणना की गई है। उसके जल स्रोतों की मात्रा क्या है? तालाब में जल है 59.5 और टैंक में जल है 15.7%। उसके बाद जलाशय में जो जल है वो 12.1% जल या जल संरक्षण योजना में चेक डैम 9.3%। उसके बाद झील में जो जल है हमारा 0.9%। उसके बाद अन्य स्रोत में हमारे 2.5% जल स्रोतों को स्वामित्व निजी संस्थानों के पास में 52.2% की, सार्वजनिक क्षेत्र के पास में 44.8% है। जल स्रोतों की समस्या को शीर्ष 5 स्थान जैसे पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, असम। जल स्रोतों की संख्या के अंतिम राज्य सिक्किम हैं। जल स्रोतों में 78% 78% जो है वो हमारा जल स्रोत मानव निर्मित है और 22% हमारा जल प्राकृतिक स्रोत है। आंध्र प्रदेश में टैंकों की संख्या सर्वाधिक है। पश्चिम बंगाल में तालाबों जलाशयों की संख्या सर्वाधिक है। तमिलनाडु में झीलों की संख्या सर्वाधिक है। जल संरक्षण योजनाओं में महाराष्ट्र अग्रणी राज्य है। भारत में सड़क दुर्घटना रिपोर्ट नवंबर 2023 में जारी की गई। इसमें 2022 में दुर्घटना
36.5% हो गई। बस 2022 में सड़क दुर्घटना 1 लाख लोगों की जान मौत हो गई। 2021 की तुलना में 12% की बढ़ोतरी हुई। सड़क दुर्घटना की सर्वाधिक मृत्यु उत्तर प्रदेश में 13.4% हुई। नेशनल हाईवे पर NH पर सबसे दुर्घटना जो हुई, अधिक दुर्घटना हुई तमिलनाडु में। सबसे अधिक दुर्घटना वाले शहर दिल्ली में हुई। उसके बाद हमारा है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एवं एक प्रगति समीक्षा। ये रिपोर्ट नीति आयोग द्वारा जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2015-2016 से 2019-2021 की अवधि के 13.5 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुआ है। उसके बाद ये रिपोर्ट के अनुसार भारत में बहुआयामी गरीबी 15-16 के बीच में 24.85% थी, जो घटकर 2019 से 21 में 14.996% रह गई है। उत्तर प्रदेश में गरीबी का अनुपात में तेजी में कमी आई। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार और मध्य प्रदेश का स्थान है। 2015-16 में 2019-21 की अवधि की गरीबी की तीव्रता 47% घटकर 44% रह गई है। निर्यात तैयारी सूचकांक रिपोर्ट नीति आयोग के द्वारा जारी की गई तीसरा संस्करण है। राज्यों के शीर्ष स्थान पर तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक। पहाड़ी हिमालयों के राज्यों के शीर्ष स्थान पर उत्तराखंड। केंद्र सरकार, उसके बाद में हमारा राज्य सरकार में पहाड़ी हिमालय राज्यों के शीर्ष स्थान में उत्तराखंड। केंद्र शासित प्रदेशों छोटे राज्यों में शीर्ष स्थान पर गोवा। बिहार का जो स्थान है वो 22वां है। उसके बाद में हमारा प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स PGI 2.0 शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। PGI 2.0 इसमें 73 संकेतकों को 1000 अंक पर शामिल हैं। 2021-22 में PGI 2.0 राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों को 10% श्रेणियाँ दी गई हैं, 10 श्रेणियाँ दी गई हैं। किसी भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश में उच्चतम ग्रेड दक्ष जो है 940 अंकों से अधिक प्राप्त नहीं किया है। पंजाब और चंडीगढ़ में ग्रेड प्रविष्टा जो हमारा 2 है वो हमारा 641 से 700 के बीच में रहा। उसके बाद नीति आयोग की स्वास्थ्य सूचकांक जो रिपोर्ट है, इसमें विश्व बैंक और स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से नीति आयोग ने स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट 2021 जारी किया है। इसमें 19 बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान पर केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना। 19 बड़े राज्यों में अंतिम स्थान पे जो हमारे राज्यों में अंतिम स्थान पे हैं बड़े जो राज्य हैं, जो 19वां हमारा बिहार है और 18वां हमारा उत्तर प्रदेश। छोटे राज्यों में प्रथम स्थान है त्रिपुरा। छोटे राज्यों में अंतिम स्थान मणिपुर है। केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान लक्षद्वीप है। केंद्र शासित प्रदेशों में अंतिम स्थान हमारा जो है दिल्ली है। कि इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट, ये रिपोर्ट द इंटरनेट ऑफ एंड मोबाइल एसोसिएशन द्वारा जारी किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 52% है, 52% आबादी, जिसमें 75.9 करोड़ सक्रिय नेट यूजर हैं। इसके गोवा में सर्वाधिक 70% यूजर हैं। बिहार में सबसे कम 32% यूजर हैं। उसके बाद में राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 केंद्रीय विद्युत और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री RK सिंह राज्य ने दक्षता सूचकांक 2021-22 की रिपोर्ट जारी की। इससे राज्यों को 2 समूह फ्रंट रनर और अचीवर के वर्गीकृत किया गया। फ्रंट रनर में 60 अंक से अधिक स्कोर वाले राज्यों को शामिल किया। अचीवर श्रेणी में 50 से 60 अंकों वाले स्कोर को शामिल किया गया। 5 राज्यों में, जिसमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, तेलंगाना फ्रंट रनर श्रेणी में हैं, जबकि 4 राज्य असम, हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब अचीवर श्रेणी में हैं।
स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022, ये 7वां संस्करण है। ये 7वां संस्करण है। उसके बाद में ये जारी करता है हमारा केंद्रीय आवास और शहरी विकास। इसमें जनसंख्या के आधार पर शहरों को वर्गीकरण कर रैंकिंग जारी की गई है। रिपोर्ट में इंदौर लगातार 6वें स्थान पर भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। सूरत और नवी मुंबई को इस रैंकिंग में दूसरा और तीसरा स्थान मिला है। श्रेणी और हमारा स्वच्छ शहर, 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर में हमारा इंदौर मध्य प्रदेश है। 1 लाख जनसंख्या की कम श्रेणी वाले में हमारा पंचगनी महाराष्ट्र है। 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकाय वाले शहरों में सबसे स्वच्छ राज्य जो अवार्ड मिला है वो मध्य प्रदेश का मिला है। 100 से कम शहरी स्थानीय निकाय वाले राज्यों में सबसे स्वच्छ राज्य का अवार्ड त्रिपुरा में मिला है। फास्टेस्ट मूवर सिटी का अवार्ड शिवमोगा कर्नाटक को दिया गया है। हरिद्वार को इसमें हमारा हरिद्वार को 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर घोषित किया है। बिजनौर 1 लाख से अधिक कम आबादी वाले शहरों को गंगा शहर घोषित किया गया सर्वश्रेष्ठ। जबकि महाराष्ट्र के देवलाली छावनी बोर्ड को सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड घोषित किया है। 2022 में सर्वेक्षण में 4,355 शहरों को भाग लिया। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 में 0 के तहत कचरा मुक्त शहरों को स्टार रेटिंग में 7 रेटिंग, 5 रेटिंग, 3 रेटिंग रेटेड शहरों की घोषणा की गई। 5 रेटेड शहरों में एकमात्र शहर इंदौर चुना गया, जबकि सूरत, भोपाल, मैसूर, नवी मुंबई, विशाखापट्टनम, तिरुपति ये 5 रेटिंग में 5 स्टार कचरा मुक्त प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। उसके बाद स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 के तहत बड़े राज्यों को प्रथम पुरस्कार तेलंगाना को प्राप्त हुआ, जिसमें द्वितीय स्थान हरियाणा, तृतीय स्थान तमिलनाडु। उसके बाद हमारा सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में भाग लेने वाले शहरों के तिरुपति को सर्वश्रेष्ठ का पुरस्कार मिला है। उसके बाद हमारा राष्ट्रीय विनियमन नवाचार सर्वेक्षण नवाचार सर्वेक्षण NMIS 2021-2022 27 अप्रैल 2023 को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉक्टर एस चंद्रशेखर ने राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण 2021-22 की नीतियों को निर्माताओं के लिए सारांश जारी किया है। सर्वेक्षण के अनुसार राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण 2021-2022 27 अप्रैल 2023 को विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉक्टर एस चंद्रशेखर ने राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण NMIS 2021-2022 की नीति निर्माताओं के लिए सारांश जारी किया गया। सर्वेक्षण के अनुसार कर्नाटक सबसे अभिनव इनोवेटिव राज्य में है तथा दादरा नगर हवेली, दमन दीप, तेलंगाना, तमिलनाडु आदि। उसके बाद हमारा उच्च शिक्षण संस्थानों की इंडिया रैंकिंग्स 2023 NIRF इंडियन रैंकिंग 2023 जून 2023 में जारी किया गया। इसमें केंद्रीय शिक्षा और विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार राजन सिंह ने नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF के अंतर्गत उच्च शिक्षण संस्थानों की ऑल इंडिया रैंकिंग जारी की। ये इसमें 8वां संस्करण है। ये इधर हैं उच्च शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग। ये पहला स्थान इस समग्र ओवरऑल श्रेणी में हमारा IIT मद्रास लगातार 5वें स्थान पर है। 5वीं बार पहले स्थान पे है लगातार। उसके बाद हमारे विश्वविद्यालय की श्रेणी में हमारा भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु है। उसके बाद इंजीनियरिंग श्रेणी में हमारा IIT मद्रास है। उसके बाद प्रबंधन श्रेणी में हमारा IIM अहमदाबाद है। चिकित्सा श्रेणी में हमारा एम्स नई दिल्ली है।
उसके बाद विधिक कानून श्रेणी में नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया बेंगलुरु विधि कानून श्रेणी में नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु। वास्तुकला में हमारा IIT रुड़की है। इनोवेशन श्रेणी में हमारा IIT कानपुर है। फार्मेसी श्रेणी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हमारा हैदराबाद में है। कॉलेज श्रेणी में हमारा मिरांडा हाउस दिल्ली में। कृषि और संबंध क्षेत्र में हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट ये न्याय प्रणाली के प्रमुख 4 स्तंभों पुलिस का कारागार कानूनी सहायता न्यायपालिका की दक्षता क्षमता को आकलन करता है। इसके अतिरिक्त ये राज्य मानवाधिकार की क्षमता को भी अलग से आकलन करता है। पुलिस कोई भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पुलिस में महिलाओं के लिए आरक्षित कोटे को पूरा नहीं करता है। केवल कर्नाटक पुलिस में ही अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के अनिवार्य कोटा पूरा करता है। उसके बाद इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में हमारा कारागार है। जो कारागार है वो अंडमान निकोबार के मध्य प्रदेश में, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम को छोड़कर सभी राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में विचाराधीन कैदियों को 60% से अधिक हैं। जबकि कानून सहायता में विधि सेवा क्लिनिक की संख्या की कमी दर्ज की गई है। कानूनी सहायता विधि सेवा का क्लिनिकों की संख्या कमी दर्ज की गई है। न्यायपालिका में चंडीगढ़ जिला अदालतों की व सिक्किम उच्च न्यायालय के छोड़कर किसी भी न्यायालय में स्वीकृत संख्या के अनुसार न्यायाधीशों कार्यरत नहीं है। मतलब न्यायपालिका चंडीगढ़ जिला अदालतों व सिक्किम उच्च न्यायालय के छोड़कर किसी भी न्यायालयों में स्वीकृत संख्या के अनुसार न्यायाधीश नहीं है। मान लीजिए 5 हैं, वहाँ 2 ही हैं, मतलब स्वीकृत संख्या 5 है मान लेते, तो वहीं पे 2 हैं, ये कमी है मतलब। उसके बाद हमारा जो है अध्याय नंबर 14 है। 14 में क्या 2023 में हुए प्रमुख समझौते और ज्ञापन। डेट ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, संबंध और सहयोगी देश इम्पोर्टेंट है। तो हमारा जो संबंधित क्षेत्र है, सेमीकंडक्टर उद्योग में वैश्विक विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भारत और यूरोप ने किया। विज्ञान, सूर्य चिकित्सा उत्पाद विनिमयन और चिकित्सा उत्पादों की गुणवत्ता हेतु समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर भारत और नीदरलैंड ने किए। शैक्षिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने किया। उसके बाद संयुक्त पर्यटकों को वीज़ा मुफ्त पर्यटन करने के लिए घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं भारत और थाईलैंड ने। श्रमिकों, छात्रों और पेशेवरों को निर्बाध आवाजाही व प्रवासन समझौता का हस्ताक्षर किया है भारत और इटली। खेल, समुद्री उद्योग और संस्कृति आदान प्रदान के क्षेत्र में से समझौता ज्ञापन किया भारत और तंजानिया। हाइड्रोजन के समझौता के लिए भारत और सऊदी अरब ने किया। भारतीय उड्डयन सहयोग मजबूत करने के समझौता पर ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं भारत और न्यूजीलैंड ने। उसके बाद हमारा जो कृषि सहयोग की एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया भारत और मोल्डोवा ने किया। वर्ष 2028 तक 28 कार्मिक प्रबंधन और लोक प्रशासन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता भारत और सिंगापुर में किया। जैव प्रौद्योगिकी कृषि क्षेत्र को युवा शोधकर्ताओं के स्टार्टअप प्रदान हेतु समझौता भारत और अर्जेंटीना किया। रक्षा हेलीकॉप्टर औद्योगिक सहयोग बढ़ा देने के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया भारत और अर्जेंटीना ने। बैंकिंग और शिक्षा के सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया भारत और UAE ने किया। UPI के लिए भुगतान को लेकर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया भारत और फ्रांस ने।
सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया भारत और जापान ने। अब आपराधिक मामलों को जांच के लिए पारस्परिक कानूनी सहायता संधि पर हस्ताक्षर किया भारत और बेल्जियम ने। जल प्रौद्योगिकी हेतु केंद्र बनाने हेतु समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया भारत और इजराइल ने। औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास सहयोग के लिए ज्ञापन हस्ताक्षर किया भारत और इजराइल ने। विज्ञान और नवाचार सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया भारत और ब्रिटेन। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए पहले रक्षा सहयोग समझौता हस्ताक्षर किए भारत और रोमानिया। अनुसंधान प्रौद्योगिकी नवाचार सहयोग समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए भारत और मेक्सिको। सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला और नवाचार साझेदारी व समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए भारत और संयुक्त अमेरिका। राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों को वीज़ा छूट देने का समझौता किया है भारत और फिजी। समुद्री सुरक्षा में सूचना साझा करने सहित कुल 6 समझौता पर हस्ताक्षर किए भारत और सेशल्स। हाई सेवा समझौता हस्ताक्षर किए हैं भारत युगाना। राजनयिक के प्रशिक्षण सहयोग समझौता के लिए हस्ताक्षर किए भारत और पनामा के बीच में। ग्रीन हाइड्रोजन विकास और अंडर सी केबल कनेक्टिविटी के सहयोग के लिए हस्ताक्षर किए भारत यूएई के साथ। भारत के प्रमुख पदाधिकारी स्मरणीय तथ्य हैं। अध्याय 15 में हम देखते हैं भारत के प्रमुख पदाधिकारी। सबसे पहले हम देखते हैं इधर कैबिनेट सचिव। जो कैबिनेट सचिव है हमारा राजीव गाबा। विदेश सचिव है विजय मोहन कात्रा। गृह सचिव हमारा अजय कुमार भल्ला। रक्षा सचिव हमारे गिरिधर अरमानी। वित्त सचिव हमारे टीवी सोमनाथ है। राजस्व सचिव हमारा संजय मल्होत्रा। वाणिज्य सचिव हमारा सुनील बरथाल। उसके बाद नियंत्रक एंड महालेखक सीएजी जो गिरीश चंद्र मुर्मू है। उसके बाद हमारा भारत के लेखा महानियंत्रक जो सीजी हैं वो हमारे श्री एस दुबे जो 28वें हैं। भारत के मुख्य सांख्यिकीविद जो हमारे जीपी सीमांत हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के आर.के. वेंकटरमणी के वेणुगोपाल हैं जो 15वें। उसके बाद सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो तुषार मेहता जो पुनः बना देगी। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ जो 50वें हैं। और जो हमारे 49वें हैं यू ललित हैं। भारत के लोकपाल जो अध्यक्ष हैं वो न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती। चीफ ऑफ डिफेंस सीडीएस जिसे बोलते हैं अनिल चौहान हैं। उसके बाद नौसेना अध्यक्ष जो हमारे एडमिरल कुमार हरि 25वें। वायुसेना जो अध्यक्ष हैं विवेक कुमार चौधरी। थल सेना अध्यक्ष हैं मनोज पांडे। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार 25वें। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल सामरिया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं अरुण कुमार मिश्रा 8वें हैं जो। उसके बाद राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष जो हमारे हैं डॉक्टर बी.एन. गंगाधर। उसके बाद हमारे राष्ट्रीय महिला आयोग के जो अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा। केंद्रीय सतर्कता आयोग जो सीबीसी के अध्यक्ष हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जो 19वें हैं। उसके बाद भारतीय प्रतिभा आयोग सीसीआई के अध्यक्ष रवनीत कौर हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं एन.के. सिंह। उसके बाद 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं बलबीर सिंह चौहान। 22वें आयोग के अध्यक्ष हैं ऋतुराज अवस्थी। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र हैं डॉक्टर एस उन्नी कृष्ण नायर के निदेशक जो हैं। इसरो के अध्यक्ष हैं एम सोमनाथ जो 10वें हैं। डीआरडीओ के अध्यक्ष जो हैं समीर वी कामत। आईसीएमआर के महानिदेशक हैं राजीव वाहल। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार जो हैं राजीव कुमार सूद। मुख्य आर्थिक सलाहकार आनंद कुमार नागेश्वर। उसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार राजीव कुमार डोवाल। एनआईए प्रमुख दिनकर गुप्ता हैं। सीबीआई प्रमुख प्रवीण सूद हैं। आईबी प्रमुख तपन कुमार डेका। रॉक प्रमुख के हैं रवि सिन्हा हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर जो हैं शक्तिदास ये 25वें हैं। आरबीआई
के मुख्य वित्तीय अधिकारी सुधा बालकृष्णन हैं। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा। रेलवे बोर्ड के सीईओ के अध्यक्ष जय कुमार सिन्हा हैं, जो प्रथम महिला अध्यक्ष हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के सीईओ हैं अमित अमित अग्रवाल। उसके बाद संसद टीवी के सीईओ हैं उत्पल कुमार सिंह। नीति आयोग के सीईओ हैं BBR सुब्रमण्यम। नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर सुमन वेरी। लोकसभा के विपक्ष नेता अधीर रंजन चौधरी हैं। लोकसभा सदन के नेता हैं पीयूष गोयल। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं अधीर रंजन चौधरी, पुनः उन्हें बनाएंगे। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष हैं डॉक्टर संजय जायसवाल। उसके लोक सेवा उपक्रमों के संबंधित समिति के अध्यक्ष हैं संतोष कुमार गंगवार। उसके बाद में भारत की 15वीं राष्ट्रपति जो हैं द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा से। भारत की राष्ट्रपति 15वीं जो हैं वो द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा से दूसरी महिला और तथा पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं। विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा जो यूपीए के थे। भारत के उपराष्ट्रपति 14वें हैं जो जगदीप धनखड़ हैं राजस्थान से। विपक्षी उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा जो यूपीए की थी। लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला 17वें हैं। लोकसभा अध्यक्ष समिति सभापति जो हैं वो जगदीप धनखड़ हैं। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह हैं। राज्यसभा के महासचिव जो हैं प्रवीण चंद्र मोदी हैं जो 13वें हैं। लोकसभा के महासचिव जो उत्पल कुमार सिंह।